छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। रायपुर में कांग्रेस नेता राज बब्बर की नक्सलियों को क्रांतिकारी बताने वाले बयान के बाद बवाल मचा गया है, तो बीजेपी ने भी बिना देर किए बब्बर के बयान पर वार किया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सूबे में सियासत गर्मा गई है। पिछले 15 साल से सूबे की सत्ता संभाल रही बीजेपी हर हाल में इस बार भी प्रदेश में कमल खिलाना चाहती है, जबकि कांग्रेस इस बार सूबे की कमान अपने हाथ में लेना चाहती है। सभी राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश के बीच कांग्रेस के स्टार प्रचारक राज बब्बर के विवादित बयान पर बवाल मच गया। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता राज बब्बर ने नक्सलवाद पर एक सवाल के जवाब में कहा कि गोलियों से मसले हल नहीं होते, उनके सवालों का जवाब देना पड़ता है। आपको लगता है कि क्या समस्याओं का निवारण मोदी की सरकार ने किया है? किसने किया है? कौन सी सरकार? सरकार है यहाँ सरकार तो गुजरात वालों की है, बंबई वालों की है, उन्हीं के भले की सरकार है। लेकिन इतना बताएं कि गोलियों से सब जो है फैसले नहीं होते, बंदूकों से फैसले नहीं होते हैं। उनकी क्वेश्चंस जो हैं, उनके सवाल जो हैं, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। और आप उनको डराकर, उनको चमचागिरी या उनको बहकाकर या उनको लालच देकर उस क्रांति के जो लोग निकले हुए हैं उनको आप रोक नहीं सकते। और ये मेरा राय है और मेरी पार्टी को मैं इस राय को दे भी चुका हूं। रायपुर में नक्सलियों पर दिए राज बब्बर की विवादित बयान की गूंज अब पूरे छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है। बब्बर के बयान पर आपत्ति दर्ज कराते हुए सूबे के मुखिया रमन सिंह ने कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा से माओवादियों के प्रति सहानुभूति रखती है। राजनीति में गिरावट की पराकाष्ठा कैसे हो सकती है? कांग्रेस के नेता अब राजनीति के वोट मांगने के लिए भाषणबाजी नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते। अब राजनीति में सरकार में आने के लिए 15 साल में बाहर रहने के बाद मछली की तरह तड़प रहे हैं कि सरकार में आ जाए, सत्ता में आ जाए। 15 साल कुछ भी करने को तैयार है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता का विवादित बयान तब आया जब हाल ही में दंतेवाड़ा के घने जंगलों में कॉम्बिंग ऑपरेशन पर निकले सुरक्षा बलों पर माओवादी हमले में एक सब इंस्पेक्टर, एक कांस्टेबल और मीडियाकर्मी अच्युतानंद साहू शहीद हो गए। इस नक्सली हिंसा में माओवादियों की गोलियों का शिकार पत्रकार साहू की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। जगह जगह नक्सल हिंसा की निंदा करते हुए कैंडल मार्च निकाले गए। छत्तीसगढ़ में चुनावों से पहले नक्सली हिंसा बढ़ गई। पिछले हफ्ते ही राज्य में 2 नक्सली हमले हुए, तो वहीं चुनाव में हिंसा न लेने के लिए नक्सलियों की धमकी की खबरें भी रोजाना अखबारों की फ्रंट पेज पर तैर रही हैं। हाल के महीनों में सुरक्षा बलों ने नक्सल विरोधी अभियान में भी कई बड़ी कामयाबी हासिल की, जिसमें कई माओवादी या तो मार गिराए गए या तो उन्हें सरेंडर के लिए मजबूर होना पड़ा। मगर चुनावों के ऐलान के साथ ही सियासतदानों ने भी अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। लोकतंत्र की इस लड़ाई में बयानबाजियों का दौर तेज होता जा रहा है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सूबे में विकास की बात करने के अलावा चुनावी नतीजों तक इस पर बयानबाजी चलती रहेगी, जो कि लोकतंत्र की सेहत के लिए हानिकारक है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज। तो वहीं छत्तीसगढ़ चुनाव को लेकर भाजपा अब तक 80 सभाएं कर चुकी है। वहीं नैया पार लगाने के लिए अब आगे दिग्विजय भी जो दिग्गज हैं वो आ गए हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 65 को लेकर हर संभव प्रयास कर रही है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी के स्टार प्रचारक धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी मिशन 65 को लेकर हर संभव प्रयास कर लेना चाहती है। यही वजह है कि इस बार बीजेपी के स्टार प्रचारक वहां पर उतर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों का भी चुनाव प्रचार अभियान में लगाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी खुद हर संभव सभी विधानसभा में जाकर सभाएं ले रहे हैं। दीपावली के बाद राज्य में एक के बाद एक धड़ाधड़ स्टार प्रचारकों का जो दौरे हैं वो तय हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने चुनाव प्रचार शुरू किया। वहीं बीजेपी का दावा है कि पहले चरण की 18 सीटों के लिए अब तक 80 सभाएं हो चुकी हैं। दूसरे चरण चुनाव के लिए 20 नवंबर से पहले भाजपा ने 100
आम सभाओं का लक्ष्य रखा है। डॉक्टर रमन सिंह, स्मृति ईरानी, रघुवर दास के साथ साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अपराधी की डुप्लीकेट्स भी यहां पर प्रचार में लगाए गए हैं। नामांकन के समय रायपुर में वो प्रत्याशियों के पहले गाड़ी में सवार थे। आने वाले दिनों में जो स्टार हैं जैसे कि हेमा मालिनी और मनोज तिवारी भी यहां पर आएंगे। भाजपा प्रवक्ता सुशील सोनी ने यह बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 नवंबर को जगदलपुर आएंगे। जरा बातचीत के लिए न्यूज रूम से लाइव हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ललित, जिस तरीके से चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में, उसको लेकर पार्टियों ने कमर कस दी। अगर भाजपा की बात की जाए, 80 सभाएं भाजपा अभी तक वहां पर कर चुकी है पहले चरण के चुनाव के लिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अब केवल 7 दिन का समय रह गया है, जबकि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान होना है। पहले चरण का मतदान 12 तारीख को होना है, तो 10 तारीख की शाम को जो है प्रचार वहां पर थम जाएगा। तो 7 दिन का समय कुल रह गया है और अब तक 80 सभाएं हो चुकी हैं। प्रीति, इस बात का हमें ध्यान में रखना होगा कि अगली तारीख जो है वो 20 नवंबर है, यानी कि दूसरे चरण का। ये जो 12 तारीख को जब वोटिंग होगी तो वो 18 सीटों के लिए वोटिंग होगी और 18 सीटों के लिए अब तक 80 से ज्यादा सभाएं हो चुकी हैं। और अब आने वाले दिनों में जो है बीजेपी के स्टार प्रचारक वहां पर पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले चरण में छत्तीसगढ़ में ही मतदान होना है और बीजेपी जानती है कि छत्तीसगढ़ का महत्व उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। वो भी एक ऐसे समय पर जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का चुनाव जो होता है, राजस्थान का चुनाव, वो हर बार लोकसभा के ठीक पहले होता है। तो इन 3 राज्यों को, जो कि बीजेपी के लिए बड़े मजबूत राज्य कहे जाते हैं और सबसे अधिक लोकसभा सीटों वाले ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश के बाद, तो ऐसे में उनके लिए जो है उनके लिए जो बड़ा एक पॉइंट है कि इन राज्यों को वो कहीं भी गंवाना नहीं चाहती है। और ऐसे में वो जानती है कि अगर यहाँ नतीजे सही नहीं निकले तो उसके बाद जो असर होगा उसका लोकसभा में भी असर हो सकता है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये जो राज्य है, इसमें उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने 65+ का इसमें अपना मिशन बनाया है, उसके लिए वो लगातार कोशिश कर रही है। पहले 18 चरणों के लिए कई जो है नेता वहां जा चुके हैं और अब जो आने वाले दिन हैं उसमें कई और नेता जाने वाले हैं, जिसमें हेमा मालिनी, मनोज तिवारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं, जो कि ललित, मैं ये जानना चाहूंगी क्योंकि अभी जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी का जो लक्ष्य है वो 65 का है कि ये तो सीटें लेनी है, कितना कठिन होगा इस बार 65+ जाने के लिए, या आसान रहा बीजेपी के लिए यहाँ पर है? किस तरीके की स्थिति है? देखिए, बीजेपी के लिए राह बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि 3 बार से बीजेपी की वहां पर सरकार है और अब चौथी बार के लिए वो एक तरह से जीतने के लिए दांव लगा रही है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी जानती है कि जब 3 बार से लगातार सरकार होती है तो एंटी इनकम्बेंसी का लेवल क्या होता है, जिसे वो गुजरात और मध्य प्रदेश में एक बार पहले भी पार कर चुके हैं। तो ऐसे में जो बीजेपी है वो जानती थी कि एंटी इनकम्बेंसी बड़े लेवल पर है, तो ऐसे में तकरीबन 34 विधायकों की टिकट काटी गई है, जिनके खिलाफ सत्ता विरोधी जो लहर होती है उसका सबसे ज्यादा जो असर देखा गया था। साथ ही 2 सांसदों को भी जो है वहां पर चुनाव लड़ाने की तैयारी हुई है, बीजेपी ये फैसला किया है। तो कुल मिलाकर जो है बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है उसको ज्यादा से ज्यादा हद तक खत्म कर दिया जाए। रैलियों के जरिए प्रचार को इतना आगे बढ़ा दिया जाए कि लोगों के दिमाग में ये कतई न रहे, ये जो एक जन विरोधी मानसिकता हो जाती है 15 साल बाद की सरकार बदलना है, वो जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो वहां पर बिल्कुल भी ना रहे। इस बात को लेकर जो बीजेपी है वो पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहती है और जनता के दिमाग में एक नया इंप्रेशन देना चाहती है। वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि यहाँ के बाद अगली लड़ाई लोकसभा है, यानी कि छत्तीसगढ़ का चुनाव सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है बल्कि इसके बाद लोकसभा की बारी है। तो कुल मिलाकर जो है बड़े पैमाने पर प्रचार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से जानना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से अभी आपने बताया कि स्टार प्रचारक यहाँ पर होंगे, बड़े जो दिग्गज हैं वो आएंगे। हमने हर बार देखा है जब भी किसी राज्य में इलेक्शन हो या बात 2014 की लोकसभा चुनाव की, उस वक्त भी किस तरीके से बीजेपी ने अपने दिग्गजों को उतारा था, उसी तरीके से अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी ये कहा जा रहा है कि दीपावली के बाद से दिग्गज यहाँ पर मैदान में उतरेंगे, जनता को साधने की कोशिश होगी। क्या ये एक स्ट्रैटेजी है जनता को साधने की बीजेपी की हमेशा से जैसी रही है? जी बिल्कुल, देखिए हमेशा से ही हर पार्टी के स्टार प्रचारक जो हैं वो जगह जगह जाकर हर विधानसभा चुनाव में हो और रैलियां करते हैं,
लेकिन हमेशा इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा प्रीति कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों का चुनाव एक साथ होता है हर बार। तो ऐसे में इन 3 राज्यों के लिए बीजेपी ज्यादा मेहनत करती है बाकी बनस्पत के दूसरे, और खासकर गुजरात जैसे राज्य के लिए। और इसके अलावा जो कोशिश होती है पार्टी की, वो इन राज्यों को कतई ना चूक कर पाने की है, क्योंकि ये ऐसे राज्य हैं जो बीजेपी की एक तरह से पक्के वोट बैंक माने जाते हैं, पक्के गढ़ माने जाते हैं। इनमें बीजेपी किसी भी तरह से लूज नहीं कर सकती है, और वो जानती है कि अगर यहां लूज होंगे तो नतीजा आगे भी होगा। तो ऐसे में बीजेपी के लिए ये 3 राज्य बेहद अहम हैं, और उन तीनों राज्यों में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, जिसको बीजेपी सबसे ज्यादा बचाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान में भी बीजेपी लगी हुई है, लेकिन राजस्थान के चुनाव को लेकर काफी टफ फाइट कही जा रही है वहां पर। लेकिन बीजेपी इन 2 राज्यों में किसी भी कीमत में कांग्रेस को नहीं आने देना चाहती है। प्रीति, ललित, जिस तरीके से अब कांग्रेस का भी यहाँ पर जिक्र हो गया है, चुनाव की हम बात कर रहे हैं, कल ही राज बब्बर का बयान हम सभी ने देखा था कि किस तरीके से उनका बयान जो आया था नक्सलियों को क्रांतिकारी कहता था। हालांकि बाद में उनको एहसास हुआ होगा, फिर से उन्होंने पीसी की, लेकिन उनके इस तरीके के बयान से कांग्रेस में जिस तरीके के बयान आ रहे हैं बाहर, क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा दिया जा रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं देखिए, हमेशा से ही जब कभी भी ऐसे राज्यों में चुनाव होते हैं तो वहां पर अनुभवी नेताओं को भेजा जाता है। राज बब्बर भी अब बीजेपी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं, यूपी के अध्यक्ष भी रहे हैं वो। तो कुल मिलाकर जो है, अगर देखा जाए तो कांग्रेस में राज बब्बर बड़े नेता है, और उनके मुंह से इस तरह का बयान निकलना वो एक तरह से बीजेपी को बैठे बैठाए मुद्दा देने वाली बात थी। अन्यथा ऐसी कोई बात इस वक्त में किसी के लिए भी करना अपनी पार्टी के लिए नुकसानदायक ही होता है। आपने देखा था कि किस तरह से गुजरात चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने बयान दिया था, और उस बयान के आने के 2 घंटे के बाद ही तुरंत राहुल गांधी ने उनका पार्टी से इस्तीफा करवा दिया था। तो ऐसे मौके पर इस तरह के बयान किसी भी विरोधी पार्टी के लिए वरदान बन जाते हैं, और कोशिश ये रहती है जो सत्ताधारी पार्टी है या जो चुनाव लड़ने वाली पार्टी है कि उसके नेता कोई गलती ना करें। लेकिन जब राज बब्बर इतनी बड़ी गलती करते हैं तो बीजेपी के लिए फिर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि जो पार्टी नक्सलियों को क्रांतिकारी कहती हो, वो दूसरे क्रांतिकारियों के लिए कैसा सोचती होगी, समझने वाली बात है। जी बिल्कुल ललित, तमाम जानकारी देने के लिए आपका